हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसे हो रहे हैं एग्जाम? और जिसके एग्जाम हो चुके हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों के एग्जाम्स कैसे गए। क्या जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे क्या वो यूजफुल रहे? क्या उन क्वेश्चन से फंसा? कैसा था पूरा मुझे डिटेल में बताना बेटा। आपका एग्जाम कैसा रहा? कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे? क्या क्या था? मुझे एकदम चीजें डिटेल में बताइएगा। उसके अलावा बेटा जिन जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर अपना पेपर भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पेपर का भी एनालिसिस करवा सके। इफ यू वांट कि हम आपके पेपर का एनालिसिस करवाएं तो आप बेटा टेलीग्राम चैनल पे अपना पेपर शेयर कर सकते हो। आप किसी भी सेमेस्टर के हो, फोर्थ, सिक्स, जिस भी सेमेस्टर के आप बच्चे हो, आप अपना पेपर टेलीग्राम पे जरूर शेयर करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि जो 20 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आई थी उसमें से कितने क्वेश्चन हुए, ताकि जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए भी बेनिफिट्स हो सके, उनको पता चले कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। तो चलिए आज फिर से हम एग्जाम बूस्टर की सीरीज में एक और नई सीरीज के साथ आ गए हैं, एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं और ये आखिरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी और ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है हमारे टॉप 20 सी क्वेश्चंस के। तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सक्सेसफुली हमने टॉप 20 क्वेश्चंस उन सभी के आंसर्स कर लिए हैं। इस चीज के लिए भी खुद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करिए क्योंकि ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है इस सीरीज की फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। उसके अलावा जितने भी बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं या जो भी फिफ्थ सेमेस्टर का अगर मुझे देख रहा है तो बेटा आपकी थ्योरी वीडियो जल्दी ही आने वाली है जिसमें मैं आपकी यूनिट 1 यूट्यूब पर ही पूरी कवर करवाऊंगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, हम लोग यूट्यूब पर ही पूरी यूनिट 1 कवर कराएंगे फ्री में। मैं खुद कवर कराऊंगी जिसमें बेसिक, एडवांस सब कुछ आपका डील होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं और हमारे आज के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास बेटा, स्टेट हुक्स लॉ गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हुक्स लॉ बेटा कहाँ आता है? जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा हुक्स लॉ। अगर आईआर से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हुक्स लॉ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हुक्स लॉ एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हुक्स लॉ को बताइए और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दीजिए। ये क्वेश्चन बेटा आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, दोनों में ही आ सकता है। तो देखो हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस। मतलब ऐसा समझो बेटा जैसे तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है, ऐसा समझो तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब ये कि इसी तरीके से हमारे पास कोई एक स्प्रिंग आ रही है। अब मान लो ये स्प्रिंग जो है बेटा वो एक्स डिस्टेंस पे है ना। अब मैंने अगर क्या किया सॉरी, अगर उस स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा एकदम लंबा सा, मैंने उस स्प्रिंग को एकदम झटके से लंबा सा खींचा, जितना दूर तक मैं उसको खींच के लेके जाऊंगी और जितना दूर से मैं उसको छोड़ दूंगी बेटा वो उतना पीछे, उतने फोर्स से आगे जाएगा, उतना पीछे जाएगा और फिर अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा। वापस इमेजिन करने की कोशिश करो, एक स्प्रिंग है मेरे हाथ में, अपने हाथ की उस स्प्रिंग को मैंने जोर से खींचा, जैसे ही मैं उस स्प्रिंग को छोड़ूंगी वो उस जितने फोर्स से मैंने खींचा है उतने ही फोर्स से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतने ही फोर्स से पीछे जाएगा और फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा। यानी कि जिस फोर्स से बेटा मैंने उस स्प्रिंग को खींचा है, जिस फोर्स से मैंने उस स्प्रिंग को खींचा है उसी फोर्स से मैं बेटा भी वो उतनी ही डिस्टेंस में पीछे जाएगा। जिस फोर्स से मैंने उसको खींचा है उसी फोर्स से उतनी ही डिस्टेंस में वो पीछे की तरफ जा रहा है। मैंने खींचा उतनी डिस्टेंस में वो पीछे की तरफ जा रहा है, जा पीछे की तरफ रहा है, इसलिए बेटा यहाँ पर जो साइन आता है वो माइनस का होगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आ रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की वजह से यहाँ पर जो साइन लग जाएगा बेटा वो हो जाएगा माइनस का, यानी कि जो तुम्हारा फोर्स है वो उसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट माइनस चार्ज के साथ। अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ बेटा तो फोर्स हमारे पास इक्वल में आ जाएगा माइनस के, जहां पर ये के क्या है, के इज नथिंग बेटा बट योर फोर्स कांस्टेंट। के इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट। के का के क्या मतलब है बेटा, के का के आपका फोर्स कांस्टेंट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार यहाँ पर डेफिनेशन पे आओ। द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और कंप्रेस द स्प्रिंग बाय डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे मैम, एफ इज इक्वल्स माइनस का के एक्स। पहले ये होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस क्यों लगाया क्योंकि मैम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैं लिख देती हूँ
माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इस वजह से मैंने माइनस के साइन का यूज किया है। अब यहाँ पर हमने किस साइन का यूज किया है? यहाँ पर बेटा हमने यूज किया है माइनस के साइन का। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? इफ यू आर रिमूविंग दिस साइन, हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल माइनस का kx, जहां पर k क्या होता है मैम? k हमारे पास होता है फोर्स कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा एक्सप्रेशन था वो क्या था मैम? एक्सप्रेशन हमारे पास था f इज इक्वल माइनस का kx। मतलब मैम जहां पे ये f है वो क्या है? F तुम्हारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग वापस जैसे डायरेक्शन में आ रही है, उस डायरेक्शन में आने में जितना उसको फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे मैम रीस्टोरिंग फोर्स। तो F है तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, यानी कि जब मैं स्प्रिंग को खींच रही हूँ, जिस डायरेक्शन में मैंने खींचा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने के बाद जब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आती है, तो ये हमारे पास F हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। डन। के क्या है मैम? के है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है मैम? के को आप फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो के क्या निकला मैम? के निकला स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है मैम? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो के की यूनिट होती है वो तुम्हारे पास होती है न्यूटन पर मीटर। डन। ये किसकी मेजरमेंट है बेटा? ये स्टिफनेस की मेजरमेंट होती है। फिर देखो, जो एक्स है वो क्या है मैम? ये जो हमारे पास एक्स है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी ये जो हमारी इक्विलिब्रियम, जैसे स्प्रिंग की नॉर्मल स्टेट है, जब हम स्प्रिंग को खींच दे रहे हैं तो वो अलग ही स्टेट में चला जा रहा है। तो मतलब जो एक्स है वो क्या है मैम? जो एक्स है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमेशा एक्स की यूनिट क्या होगी? अगर कभी भी तुमसे एक्स की यूनिट पूछी जाएगी तो वो हमेशा मीटर होगी। व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ एक्स मैम? एक्स की यूनिट हमारे पास होगी मीटर। डन। अब यहाँ पर आ जाओ, निगेटिव साइन क्या बता रहे हैं मैम? निगेटिव साइन शोज द रीस्टोरिंग नेचर ऑफ द फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या होगा मैम? ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर कौन सा साइन लगाया है? हमने यहाँ पर लगाया है निगेटिव। आई होप बेटा ये क्लियर है तुम्हें। अब यहाँ पर द स्प्रिंग कांस्टेंट के, या बोल सकते हो फोर्स कांस्टेंट के, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड डायमेंशंस ऑफ द स्प्रिंग। जो बेटा तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट के है ना, वो तुम्हारी डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। जो तुम्हारा मटेरियल होगा, जो डायमेंशन होगी, उसी हिसाब से तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होने वाली है। फिर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, द स्टिफर द स्प्रिंग। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतनी स्टिफ तुम्हारी स्प्रिंग होने वाली है। देन द फोर्स इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है मैम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। बस चार्ज यहाँ पे निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैम अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसके बाद मोर स्ट्रेच इज इक्वल मोर फोर्स, यानी जितना हम स्ट्रेच करेंगे, जितना एक्स की वैल्यू होगी, जितना हम डिस्प्लेस करेंगे मैम, उतना ही फोर्स लगने वाला है। यानी जितना तुम यहाँ पर इसको स्ट्रेच करोगे उतना ही फोर्स यहाँ पर लगने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये भी है कि हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है, उसके आगे ये फर्दर वैलिड नहीं होगा। डन। अगला है बियॉन्ड दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। अगर तुमने इतना खींच दिया स्प्रिंग को कि भैया उसकी टूटने की ही कंडीशन आ गई है, तो कोई हुक लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। हुक्स लॉ तभी तक वैलिड रहेगा जब तक तुमने उसको लिमिटेड अमाउंट में खींचा है। अगर तुम बहुत ज्यादा खींच के रख दोगे फिर कोई हुक वगैरह नहीं लगेगा, फिर तो भाई वो टूट ही जाएगी। डन। तो ये क्या था मैम? ये कंप्लीटली हमारे पास हुक्स लॉ के बारे में था। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ कि हुक्स लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। ये जरूरी है बेटा, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देखो ध्यान से, एप्लीकेशंस कुछ इस प्रकार से हैं। डिजाइनिंग स्प्रिंग्स इन मशीन्स, व्हीकल्स एंड सस्पेंशन सिस्टम। बेटा मशीन में, व्हीकल्स में, जितनी भी आप व्हीकल यूज करते हो, जैसे कि आपका गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, उन सभी में जो भी स्प्रिंग यूज की जाती है बेटा, दैट इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। उसके अलावा मेजरिंग फोर्सेस यूजिंग स्प्रिंग बैलेंसेस, स्प्रिंग बैलेंसेस का यूज करके फोर्स को मेजर करना हो सकता है इजीली। उसके अलावा वाइब्रेशन एनालिसिस इन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, काफी ज्यादा आपके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, काफी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसमें आपका वाइब्रेशन का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया है। देन स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस इन मटेरियल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस में भी आपकी इस टेक्निक का, इस लॉ का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो बेटा ये थे एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन से भी ज्यादा जरूरी ये सारी चीजें हैं जो मैंने तुमको अभी बताई।
जितना मैंने बताया बेटा उतना अगर तुम एग्जाम में लिख के आओगे ना, तुम्हें सीरियसली बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें पूरा हुक लॉ एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा का पूरा हुक लॉ। ये इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो गया। एप्लीकेशन भी एक बार देख लेना। चलो जी, हुक्स लॉ खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वाला क्वेश्चन भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है। जब भी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है ना, उसका क्या इफेक्ट आता है वो बता दीजिए आप हमें। चलो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले देखो द कार्बोनिल ग्रुप। व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप बेटा, ये वाला सी, ये वाला देखिए, कार्बन, कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड ओ लगा होता है बेटा, तो हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं मैम इस ग्रुप को आप बोलोगे कार्बोनिल ग्रुप। व्हाट इज दिस ग्रुप मैम, ये ग्रुप होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन आ गया, यानी हम कॉन्जुगेशन में अगर कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हैं तो क्या होने वाला है, ये चीज तुमको देखनी है ध्यान से। देखो क्या होता है, द कार्बोनिल ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टिंक्टिव आईआर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा। और अगर इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी तुम्हें देखनी है तो लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग शार्प अब्जॉर्प्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प बैंड तुमको दिखाता है ये। कहाँ पे मैम, लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, बहुत ज्यादा जरूरी। एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आए तो डायरेक्टली यहाँ से सवाल बनेगा कि कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। याद रखना बेटा, कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ध्यान से ध्यान रखना इसको। कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ही शार्प पीक तुमको दिखाता है कार्बोनिल। कार्बोनिल की वजह से बहुत शार्प हमें पीक दिखाई देती है। क्वेश्चन ही बेटा ये बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये चीज याद होनी चाहिए कि कार्बन हमें टिपिकली जो रेंज में दिखाता है वो होती है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। और अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैम कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग की वजह से जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यानी कि जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो स्ट्रेचिंग शो करता है। उस स्ट्रेचिंग की वजह से मैम इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाती है। अब देखिए, टिपिकल आईआर अब्जॉर्प्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं और यहाँ उनकी कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये टेबल जो मैं बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी टेबल मैं बनाकर लाई हूँ। एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो बेटा इसको, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है इसको, तुम अपनी कॉपी में ही नोट डाउन करोगे। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, फ्यूचर में भी तुम कभी इसको पढ़ते हो तो इससे ज्यादा जरूरी चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी इस कार्बोनिल कंपाउंड में। देखो ध्यान से, अगर एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड तुमको मिलने वाला है 1720 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, सिर्फ कार्बोनिल अगर हम देख रहे थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी मैम, अगर सिर्फ आप कार्बोनिल देख रहे थे तो वो लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे पाया जा रहा था। अगर उसी कार्बोनिल के साथ में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कब बनता है मैम, ये कार्बोनिल है, हमने यहाँ पर बस एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। बेटा एल्डिहाइड की फ्रीक्वेंसी होती है 1720 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। डन। सिमिलरली तुम्हारे पास कीटोन आ गया। कीटोन कैसे मैम, हमारे पास कार्बोनिल है, हमने यहाँ पर आर ग्रुप जोड़ दिया, क्या बन गया मैम, कीटोन बन गया। कीटोन की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1705 से 1725, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अगर मैं थ्योरी वाले लेक्चर कभी लेकर आई तो मैं बताऊंगी क्यों कम होती है, क्यों ज्यादा। थ्योरी में बहुत डिटेल में बेटा बताया जाता है कि किस वजह से कम हुई, किस वजह से ज्यादा। अभी तुम सिर्फ इतना याद रखो क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो जो एल्डिहाइड है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रेंज में होगी, कीटोन की थोड़ी सी कम होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि COOH ग्रुप है तो भाई क्या होगा मैम, अगर COOH ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी, 1700 से 1725 तक हो जाएगी। सिमिलरली अगर एस्टर आ रहा है यानी कि RCOOR, अगर ये इस तरीके का कोई ग्रुप आ रहा है बेटा, एस्टर टाइप का कोई ग्रुप आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी। इस बार कितनी होगी मैम, 1735 से 1750 सेंटीमीटर। बस बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से पढ़ लेना। डन। अब आगे आओ, conjugation occurs when the carbonyl group is directly attached to carbon carbon double bond or an aromatic ring। बेटा कॉन्जुगेशन कब होता है मैम, कॉन्जुगेशन तब तक होता है जब आपका कार्बोनिल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है। वापस सुनना मेरी बात,
आपका कॉन्जुगेशन मैम तब होगा जब कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो एरोमेटिक रिंग से। जैसे ही वो डायरेक्टली अटैच होगा मैम कॉन्जुगेशन भी हमारा ऑटोमेटिकली होगा। एग्जाम्पल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, मतलब ये होते हैं तुम्हारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा क्यों? क्योंकि मैम कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो अल्फा है, उसका डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो बीटा है। अब यहाँ अल्फा और बीटा कार्बन पे बॉन्ड है, दैट इज व्हाई दिस इज ये। और यहाँ पर ऐसे कंपाउंड में बेटा कॉन्जुगेशन बहुत पाया जाता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन। कार्बोनिल आईआर एब्जॉर्प्शन में कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो देखो। कॉन्जुगेशन लोअर्स द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द आईआर स्पेक्ट्रम। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता जाएगा तुम्हारी आईआर फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती जाएगी। मेरी ये बात नोट डाउन कर लेना, जितना ज्यादा तुम्हारे पास कॉन्जुगेशन होता जाएगा उतनी ही तुम्हारी आईआर की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी मैं तुमको चीज बता रही हूँ। इसीलिए मैंने जो पीछे टेबल दिखाई थी, जैसे जैसे वहां कॉन्जुगेशन बढ़ रहा था तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही थी। जितना ज्यादा तुम्हें कॉन्जुगेशन मिलता जाएगा ना उतनी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो वही मैं ये पहला पॉइंट कह रहा है। उसके बाद टिपिकल शिफ्ट कहां से कहां तक होती है? 20 से 30 सेंटीमीटर इनवर्स कम हो जाती है देन द कॉन्जुगेटेड। कितनी कम हो जाएगी मैम? 20 से लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर इनवर्स तक कम हो जाती है। फिर रीजन क्या है? रीजन है कि कॉन्जुगेशन अलाउज रेजोनेंस बिटवीन द कार्बोनिल एंड एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स। मैंने सोचा था कि ये थ्योरी में बता दूंगी, लेकिन मैं ये सारा रीजन तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, जो भी मैं थ्योरी क्लासेस में बताती हूँ। बहुत कुछ है बेटा यहाँ पर। रीजन इसका कम होने का ये है कि मैम जब भी हम कॉन्जुगेशन करवाते हैं ना, तो जो हमारे एडजेसेंट पाई बॉन्ड होते हैं और जो कार्बोनिल होता है, जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड होते हैं और जो कार्बोनिल होता है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होने लगता है। और मैम जैसे ही इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है मैम वो कम हो जाएगा, यानी कि जो कार्बोनिल है वो बहुत ही वीक हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मैम? हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो बेटा यही रीजन है कि तुम्हारी कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होने लगती है। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि मैं एक एक रीजन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। चलो अब हम देखते हैं बेटा आईआर एब्जॉर्प्शन रेंज फॉर कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल। जितने भी कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल होते हैं उनकी आईआर की रेंज क्या होती है? देखो, अगर कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है तो बेटा उसकी रेंज और कम होगी 1680 से 1710, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है और कम इसकी रेंज होगी। कॉन्जुगेटेड कीटोन है तो 1680 से 1715 लगभग, ये ऑलमोस्ट है बेटा, सारा डेटा ये ऑलमोस्ट है ना। अगर एरोमेटिक कीटोन होगा तो बेटा 1685 ही रहेगी। सिमिलरली अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो गया तब उसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है 1710 से 1725। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपने एग्जाम में तुम ये टेबल बना के आना, तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तुमको। डन। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा जिसमें हुक्स लॉ को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, एक एक चीज मैंने तुमको बता दी। बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको यहाँ पे ये होने वाला है कि तुम्हें पूरे नोट्स मिलने वाले हैं। पूरी स्लाइड में एक एक चीज तुम्हें मैंने लिखी हुई है, तुमको सिर्फ देखनी है वीडियो, अपने नोट्स में नोट डाउन करना है बस। मैंने एक एक चीज तुमको बहुत डिटेल में बताई हुई है, इतना डिटेल में आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ एसआरबीएससी क्लासेस पे मिलने वाला है। तो तुम्हारा हुक्स लॉ हो गया, मैथमेटिकल अप्रोच के साथ हो गया, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ कुछ टर्म्स आपको बताए और फिर हमने एप्लीकेशन भी देखे हुक्स लॉ के। फिर हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आईआर का। क्या था मैम? इसमें हमने इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन देखा है कार्बोनिल कंपाउंड पे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे होगा, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। फिर हमने इनके इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन एब्जॉर्प्शन पे देखा कि एब्जॉर्प्शन पे क्या होने वाला है, पूरी एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी सी रेंज भी दी। तो बेटा ये हमारे आईआर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन 2 क्वेश्चंस के साथ एग्जाम बूस्टर सीरीज में जो मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आई थी वो यहीं पर खत्म होते हैं। आज हमारा 4th सेमेस्टर सीरीज से किया हुआ वादा यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू सो मच 4th सेमेस्टर वालों, थैंक्स अ लॉट, यू गाइस मींस अ लॉट टू अस। तुम लोगों ने अभी तक हमारा इतना साथ दिया, हमारी वीडियोस में बने रहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब 5th सेमेस्टर वालों की तरफ हमारी आगे की चीजें जो भी होंगी, हमारा आगे का पूरा विजन 5th सेमेस्टर वालों के लिए है। 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जल्दी ही थ्योरी लेक्चर्स आएंगे, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं खुद पूरी थ्योरी करवाने वाली हूँ। जितने भी 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्जाम हो गए हैं वो कमेंट्स में बताएं कैसे रहे उनके एग्जाम, क्या क्या आया था, एग्जाम पेपर शेयर करें। और जिनके नहीं हुए हैं उनको सबको बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम दो
और यहाँ आपके क्वेश्चन सीरीज़ खत्म होती है। मिलते हैं किसी अगली सीरीज़ में, किसी अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।